हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा डिटेल। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया था। ओके, तो ये जो तीनों थे, इन तीनों का सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा था। ठीक, आज हम आगे थोड़ा सा सीमेन के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज सीमेन के बारे में और थोड़ा जानेंगे। जो मेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और किस तरह से जो है वो हार्मोन्स का कंट्रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीमेन से मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी आपको एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ करवा रही हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इसको समझना। ठीक है, सीमेन, सीमेन किसको कहेंगे? देखिए, सीमेन सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को मिला के कहा जाता है सीमेन। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा? जो कि सिक्रीशन होगा बल्बो सेमिनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। उसको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ओके, और स्पर्म जो है वो कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। एपिडिडाइमिस से होते हुए ये कहाँ आ जाएंगे? वास डेफरेंस में आ जाएंगे। वास डेफरेंस में जब आएंगे फिर तब ये किसके साथ मिलेंगे? तब इनको मिलेगा सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वास डेफरेंस में कुछ सिक्रीट ही नहीं होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, लेकिन उसको सेमिनल प्लाज्मा नहीं कहा जाता है। तो याद रखेंगे सीमेन क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? सीमेन। समझ गए कि सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से मिलेगा? सेमिनल प्लाज्मा जो है आपके पास एसेस्ट्री ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। एक बार जब इजैकुलेशन होता है, देखिए इजैकुलेशन हो गया सीमेन का यूरेथ्रा से बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं इजैकुलेशन। तो एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें कम से कम 2 to 5 ml 2 से 5 मिलीलीटर जो है सीमेन बाहर निकलता है सिंगल इजैकुलेशन में। अगर हम पीएच की बात करते हैं तो ओवरऑल सीमेन एल्केलाइन होता है। मैंने आपको सेमिनल वेसिकल्स का भी बताया था कि उसका पीएच कैसा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैसा होगा, तो वो भी आप जरूर देख लेंगे लास्ट लेक्चर में, जो भी लास्ट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लिया गया है। तो ओवरऑल जो सीमेन आ जाता है वो कैसा आता है? एल्केलाइन और गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, एल्केलाइन विस्कस फ्लूइड, जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.5 होता है। और आपको कई बार ऑप्शन में 7.35 to 7.50 इस तरह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं। फाइन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो एक इजैकुलेशन में सीमेन बाहर आया है उसमें कितना स्पर्म होता है अप्रोक्सीमेटली? उसमें होता है 200-300 मिलियन स्पर्म। 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो पाया जाता है एक इजैकुलेशन में जो सीमेन बाहर निकला। समझ रहे हैं ना आप? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म है सीमेन। ठीक, तो एक इजैकुलेशन में जो बाहर निकलेगा स्पर्म, एक इजैकुलेशन में जो सीमेन बाहर निकलेगा उसमें कितने स्पर्म आपको देखने को मिलेंगे? कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल फर्टिलिटी जो है वो मेल में कब कही जाएगी, तो जितने भी ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकले हैं इनमें से कम 60% जो है वो नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए। नॉर्मल स्पर्म का मतलब है कि पूरी तरह से डेवलप्ड होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। ठीक, और कम से कम 40% जो है उनमें बहुत ज्यादा विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, तभी एक नॉर्मल पर्सन को फर्टाइल कहा जाएगा। मतलब टोटल जितना भी स्पर्म निकला है सीमेन में उसमें से 60% स्पर्म का हेल्दी होना जरूरी
जरूरी है। और 60 में से मानो सब हेल्दी है, माना कि 20% में क्या नहीं है, बहुत ज्यादा मोटिलिटी नहीं है, तो कम से कम 40% में जो है वो विग्रस मोटिलिटी का होना जरूरी है, ताकि एक नॉर्मल मैन को हम क्या बोल सकें, फर्टाइल बोल सकें। ठीक, अगर किसी मेल में, किसी मैन में स्पर्म जो है वो लेस देन 35 मिलियन पर ml है, तो उसको हम स्टेराइल कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि 20 मिलियन पर ml तक भी जाएगा, लेकिन 35 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर पे ही किसी मेल को स्टेराइल बोल दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं ना, ठीक, तो फिर अगर सिर्फ किसी में 35 मिलियन से भी कम पाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेराइल कहेंगे। इतना समझ आया सीमेन के बारे में? ठीक है, एक इजैकुलेशन में कितना निकल रहा है, 2 से 5 ml, पीएच कैसा है, एल्कलाइन है। एक इजैकुलेशन में कितना निकल जाता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। नॉर्मल पर्सन में, जो एक फर्टाइल पर्सन होता है, उसमें कितना स्पर्म होना चाहिए, हेल्दी स्पर्म, नॉर्मल वैल्यूएबल स्पर्म 60% एटलीस्ट होना चाहिए, और उसमें 40% जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। अब अगर 40% तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, 40% जिसमें मोटिलिटी भी हो और बिल्कुल हेल्दी भी हो। 35 मिलियन स्पर्म पर ml, मतलब 1 ml में सिर्फ 35 मिलियन स्पर्म मिल रहे हैं, उससे कम मिल रहे हैं, तो ऐसे मेल को हम स्टेराइल मेल कहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि पूरा जो सीमेन है उसमें किसका कितना सिक्रेशन रहता है। ठीक, तो पूरा का पूरा जो सीमेन है उसमें 60% आपको सिक्रेशन मिलेगा सेमिनल वेसिकल्स का, जो हमने पढ़ा भी था कि सेमिनल वेसिकल्स सीमेन में अपना 60% जो है वो देते हैं। प्रोस्टेटिक ग्लैंड का 30% होता है, जिसको मैंने आपको कहा था कि कई बार 20 to 25 क्या होता है, कई बार 15 to 30 क्या होता है। तो ओवरऑल हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लेंगे, 30% जो है वो किसका होगा, प्रोस्टैटिक ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। ठीक, अब ये जो 10%, 60-30 हो गया, 90%, जो 10% बचा उसमें आएगा स्पर्म, फिर वास डिफरेंस थोड़ा सा जो अपना सिक्रेशन देगा। ठीक, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन आएगा, मतलब इन सब का मिला के 10% होगा। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली 1% ही सिक्रेशन देती है। समझ गए आप? तो ये सीमेन में पूरा सिक्रेशन हो गया। सीमेन का अपीयरेंस थोड़ा मिल्की होता है, और जो मिल्की अपीयरेंस होगा सीमेन का, वो होगा ड्यू टू प्रोस्टैटिक ग्लैंड सिक्रेशन। याद रखिएगा, सीमेन का अपीयरेंस कैसा होता है, मिल्की अपीयरेंस होता है, और जो मिल्की अपीयरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोस्टैटिक ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से होगा। सीमेन में एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप, सेमिनल प्लाज्मिन जो है एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड फ्रॉम सीमेन, और वो क्या करती है, इट डिस्ट्रॉय द वैजिनल बैक्टीरिया। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मिन जो है सीमेन में डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जो वेजाइना में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। सीमेन, मेल की बॉडी में सीमेन हर 24 घंटे में रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, मेल की बॉडी में जो सीमेन है वो एवरी 24 आवर्स में रिप्लेस हो जाता है, और जैसे ही सीमेन बॉडी से बाहर निकलता है वो इमीडिएटली कोएगुलेट करना शुरू हो जाता है। सीमेन कोएगुलेट इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन। इसका मतलब ये नहीं आप ये समझें कि मतलब जैसे ही सीमेन जो है उसका इजैकुलेशन हुआ और एकदम से वो कोएगुलेट हो जाएगा, मतलब कोएगुलेट करना शुरू करेगा, और वो कुछ घंटों में मैक्सिमम आप 24 आवर्स ले लीजिए, कई बार उससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन वो जल्दी ही बिल्कुल खत्म हो जाता है, कोएगुलेट, बिल्कुल कोएगुलेट हो जाता है। मतलब स्पर्म भी उसमें जो है वो इस काबिल नहीं रहते कि वो किसी ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। कोएगुलेशन तो हो जाएगा पर 24 घंटे तक, ठीक है, 24 घंटे तक या 24 घंटे से ज्यादा तक कई बार स्पर्म सर्वाइव कर रहा होता है जब तक उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। ठीक, जैसे ही स्पर्म का न्यूट्रिशन खत्म होता है स्पर्म भी खत्म हो जाता है, पर सीमेन इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन जो है वो कोएगुलेट हो जाता है। अब आफ्टर इजैकुलेशन अगर हम मेल में, वुमेन रिप्रोडक्टिव, फीमेल में मतलब वुमेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बात करेंगे स्पर्म की, तो वो कितने टाइम तक रहता है, तो आफ्टर इजैकुलेशन sperm can live inside the female
बॉडी फॉर अराउंड 5 days। देखिए फीमेल में रहना है तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म एटलीस्ट 5 days तक रह सकता है, लेकिन अगर फीमेल में नहीं है, बाहर इजैकुलेशन हुआ है, तो 24 आवर्स तक स्पर्म जिंदा रह सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी वो सर्वाइव कर सकता है। कोएगुलेशन हो गई होगी और जैसे जैसे उसका न्यूट्रिशन खत्म होगा वो खत्म हो जाएगा, तो कम टाइम तक वो बाहर सर्वाइव करेगा, लेकिन वुमेन की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो 5 days तक सर्वाइव करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द फ्लूइड in a woman's reproductive tract has all the nutrients that sperm need for their survival during that time। तो वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएंगे जो उस दौरान स्पर्म को सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो दैट इज ऑल अबाउट सीमिंग, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। फिर आगे हम जानते हैं, देखिए ये है सीमेन, आप देख सकते हैं ये है सीमेन, जिसमें आपको सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म नजर आएंगे। तो कैसा कहा था मैंने, कैसा अपीयरेंस होता है, थोड़ा सा आपको मिल्की अपीयरेंस दिखेगा, और ये मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से होगा? प्रोस्टैटिक ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि हम फिलहाल तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फीमेल का भी यही बता दूंगी कि जैसे जैसे ही मेल फीमेल, एक लड़का लड़की बॉय गर्ल्स जो हैं वो बड़े होने लगते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए अगर हम ये ईयर्स में बात की गई है, इसको खैर हम इग्नोर भी कर सकते हैं। आप समझिए कि क्या होता है, जैसे जैसे फीमेल बड़ी होने लगती है उसका ब्रेस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। जो प्यूबिक समझते हैं ना आप, ठीक, प्यूबिक ग्रोथ, प्यूबिक हेयर जो है उनका ग्रोथ होता है। फिर उसमें जो हाइट है, ग्रोथ है, वो अचानक से वो काफी मतलब पहले की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हाइट इंक्रीज हो जाता है। फिर उसको फर्स्ट पीरियड, देखिए 12 से 14 साल की उम्र में, हालांकि 10 से यहाँ पे लिया गया है 10 to 16, किसी भी टाइम पे क्या हो सकता है? फर्स्ट पीरियड आ सकता है, और जो फर्स्ट पीरियड आता है उसको हम कहते हैं मिनार्क। ठीक है, जब लड़की को पहली बार पीरियड आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनार्क। ओके, तो फिर ग्रोथ होता है अंडर आर्म हेयर का, चेंज होता है बॉडी की शेप में। फिर ब्रेस्ट साइज जो है वो बिल्कुल अडल्ट की तरह हो जाता है जब तक वो 16-17 तक पहुंचती है। इसके साथ ही आप नोट डाउन कर लेंगे कि जो लड़कियों का पिच है वो क्या हो जाता है? थोड़ा हाई हो जाता है कि लो हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, अब हम बॉयज की बात करते हैं, तो बॉयज में क्या होता है? जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो उनमें आपको जो मेल सेकेंडरी 6 कैरेक्टर्स हैं उनका ग्रोथ भी दिखता है, और साथ में पहले प्राइमरी 6 कैरेक्टर्स का भी क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ ऑफ स्क्रॉटम एंड टेस्टिस, जैसे जैसे मेल बड़ा होने लगेगा तो स्क्रॉटम का ग्रोथ होगा, टेस्टिस का ग्रोथ होगा, और उसके साथ लिख लेंगे आप सेकेंडरी 6 कैरेक्टर्स भी ग्रो करने लगते हैं। पर देखिए चेंज इन वॉइस, धीरे धीरे लड़कों का पिच जो है वो लो होने लगता है और उनका वॉइस जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। पेनिस का जो है वो लेंथ इंक्रीज होता है, प्यूबिक हेयर उनमें भी इंक्रीज होते हैं, अचानक से वो बहुत लंबे हो जाते हैं, ग्रोथ स्पॉट पीक पे पहुंच जाती है, बॉडी की शेप में उनके भी चेंज आता है, फेशियल और अंडर आर्म्स जो हेयर है वो ग्रो करते हैं। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एक गर्ल में और बॉय में जब उनमें प्यूबर्टी आने लगती है। ठीक है, समझ के ना? चलिए अब हम समझते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हार्मोन्स का कंट्रोल रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखिए आपने अगर पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो आपके पास लास्ट चैप्टर है उसमें हार्मोन्स के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन रिलीज हुए? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे सुनते रहिएगा, ये ऐसे पिक्चर को देख के सिर्फ कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन रिलीज हुए बेटा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटीरियर, देखिए पिट्यूटरी में दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। तो जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे उसने एक्ट किया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन को रिलीज किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज हुए, कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसी को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जब ये इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है तब इसको हम ये नाम दे देते हैं। जब मैंने लेडी सेल्स के बारे में बताया था, इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडी सेल्स कहा जाता है, तब मैंने यही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखवाया था और मैंने कहा था ये बिल्कुल कैसा होता है जैसा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हुए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, और इसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा लेडी सेल्स को। हालांकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। सर्टोली सेल्स में जो सेमिनिफेरस एपिथेलियम, अब सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। पढ़ा था ना आपने कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया मिलते हैं, और बिटवीन जो मतलब दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाई जा रही हैं वो लेडी सेल्स हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडी सेल्स पे काम करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करेगा जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, ठीक। लेडी सेल्स पे जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा तो लेडी सेल्स जो है फिर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगी। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? लेडी सेल से रिलीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब सर्टोली सेल्स पे आएगा तो सर्टोली सेल्स को वो स्टिमुलेट करेगा कि स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट दो। स्पर्म सेल्स कौन सी हुई? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट दो, तो वो स्पर्म सेल को नरिशमेंट देगा। उसके साथ ही सर्टोली सेल से स्पर्म सेल को नरिशमेंट मिलेगा तो स्पर्म बनेगा। तो अल्टीमेटली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। कैसे? वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्म सेल को, स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देती हैं और अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक। इसके साथ ही सर्टोली सेल से रिलीज होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ेगा, या फिर ये मतलब ये यहाँ पे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ही है, DDS मतलब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग, अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक एंड्रोजन है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ती है, और टेस्टोस्टेरोन जो है फिर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है उनका डेवलपमेंट कराता है। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना। स्पर्मेटोगोनिया में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेन रोल प्ले करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। जैसे मीजोनेफ्रिक डक्ट, वॉल्फियन डक्ट जो आपके पास आ गई उसी को मीजोनेफ्रिक डक्ट कहा जाता है। सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस ऑयल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब क्या है? जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी डेवलप करेगा। उसके साथ ही मतलब सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल में उनको भी टेस्टोस्टेरोन ही डेवलप करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर स्पर्मेटोगोनिया बहुत ज्यादा बन रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा रिलीज हो चुका है तो सर्टोली सेल्स जो है वो इनहिबिन को रिलीज करती हैं। इनहिबिन के रिलीज से जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बंद कर देती है। उसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बंद कर सकता है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को का मतलब प्रोडक्शन जो है ये बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है
तो फिर वही प्रोडक्ट जो है वो पीछे बंद कर देगा पूरे मैकेनिज्म को कि नहीं अब जरूरत नहीं है और ज्यादा प्रोडक्शन की। समझ आया? हाइपोथैलेमस से एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उसकी रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो काम करता है लेडिक सेल्स पे और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सब सर्टोली सेल्स पे आएगा तो सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देंगी और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ओके और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। सर्टोली सेल से ही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज होती है जो कि फिर टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके किसमें हेल्प करेगी, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रही है तो सर्टोली सेल्स इन्हिबिन रिलीज करती हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। उसके साथ ही टेस्टोस्टेरोन भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर सकता है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को भी कम कर सकता है। तो मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करता है और साथ में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। समझ गए? तो इस तरह से मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कम ज्यादा हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा कम हो सकता है। तो आइए एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं किस तरह से जो है वो हार्मोन कंट्रोल रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी आती है द हाइपोथैलेमस बिगिंस सिक्रेटिंग हाई पल्सेस ऑफ GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही प्यूबर्टी आई हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत ज्यादा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने लगता है और उसके रिस्पांस द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनटू द मेल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसी के रिस्पांस में जब पहली बार गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्यूबर्टी पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो उसके रिस्पांस में पहली बार पिट्यूटरी जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करती है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो टेस्टिस में एंटर करता है। क्या करेगा टेस्टिस में एंटर करके? स्टिमुलेटिंग द सर्टोली सेल्स व्हिच हेल्प टू नरिश द स्पर्म सेल्स that does testis produce to begin facilitating spermatogenesis। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो टेस्टिस में एंटर करेगा, स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को कि वो क्या करें, कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करें। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी स्पर्म सेल्स को जो कि है स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया को किसने प्रोड्यूस किया है? टेस्टिस ने ही प्रोड्यूस किया है। कहाँ पे? सेमीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक। और उसके बाद क्या फैसिलिटेट होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ आ गया? और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहाँ एंटर करता है? इट आल्सो एंटर्स द टेस्टिस, बट कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। ओके, स्टिमुलेटिंग द इंटरस्टिशियल सेल्स कॉल्ड Leydig cells to make and release testosterone into the testis and the blood। अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टिस में गया लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस में गया, जहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स और उनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं वो है। तो लेडिक सेल्स को बोलेगा कि चलो टेस्टोस्टेरोन बनाओ और उसको रिलीज करो टेस्टिस में और ब्लड में, ठीक। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स that develop in male during adolescence stimulate spermatogenesis or the process of sperm production in the testis। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी किसमें हेल्प कर रहे हैं? बताइए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। और साथ में टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेवलप करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा और साथ में फिर स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ गए आप? तो ऑप्शन में आएगा तो आपको तीनों ही लिखने हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी हार्मोन फिर भी नहीं, प्राइमरी हार्मोन अगर पूछा जाएगा प्राइमरी हार्मोन कौन सा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो वो फिर भी बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही होगा। मेनली कौन सा होगा प्राइमरी हार्मोन?
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, तभी वो नरिशमेंट दे पाएंगे स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, फर्दर टेस्टोस्टेरोन के आने के साथ फिर फर्दर क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी हार्मोन किसको कहेंगे हम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही कहेंगे, और बाकी यूटिलाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, डीपनिंग ऑफ द वॉइस मेल में, द ग्रोथ ऑफ facial axillary and pubic hair and the beginning of the sex drive, ये सब जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें मेल में देखने को मिलते हैं। मतलब आवाज भारी हो जाती है, सेक्स ड्राइव जो है वो देखने को मिलता है मेल में, उनमें फेस पे, अंडर आर्म्स पे, प्यूबिक रीजन पे जो है वो हेयर आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन बन गया, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बने थे और स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई। अब बात करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम occurs in male with rising level of testosterone acting on the hypothalamus and anterior pituitary to inhibit the release of gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। देखिए नेगेटिव फीडबैक कैसे हुआ, जैसे ही मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया तो वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। जो डायग्राम में दिखाया गया था ना आपको पिक्चर में, ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बंद कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बंद कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बंद कर रहा है। ठीक, तो यही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बन गया तो उसने क्या किया, उसी ने हाइपोथैलेमस पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे, उनके रिलीज को बंद कर दिया। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स भी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो प्रोड्यूस द हार्मोन इनहिबिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं सर्टोली सेल्स, इनहिबिन प्रोड्यूस करती है, व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हेन द स्पर्म काउंट इज टू हाई। जब स्पर्म बहुत ज्यादा बन रहा है तो सर्टोली सेल्स जो है वो इनहिबिन को रिलीज करती हैं। This inhibit the release of gonadotropin hormone and follicle stimulating hormone, which will cause spermatogenesis to slow down। देखिए सर्टोली सेल्स एक तो टेस्टोस्टेरोन भी इनहिबिट कर रहा है, दूसरा सर्टोली सेल्स भी इनहिबिट करती हैं, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एग्जैक्टली सर्टोली सेल्स पे कोई फर्क नहीं है, तो सर्टोली सेल्स जो है उसको इनहिबिट नहीं करेगी। सर्टोली सेल्स पे मेन इफेक्ट पड़ता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो जैसे ही स्पर्म काउंट इंक्रीज होगा, सर्टोली सेल्स जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम कर देगा, और जब ये दोनों कम होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए फॉलिकल फिर से बता रही हूँ, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सर्टोली सेल को बोलता है कि स्पर्मेटोगोनिया का नरिशमेंट करो। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही कम हो जाएगा तो सर्टोली सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा, सर्टोली सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा तो फिर वो स्पर्मेटोगोनिया को नरिश नहीं करेंगी, स्पर्मेटोगोनिया को सही से नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएंगे। देखिए अब मिनिमम किस लेवल तक, देखिए अगर स्पर्म काउंट जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, 20 मिलियन पर ml तक पहुंच जाता है। ठीक, पहले मतलब बहुत ज्यादा था ना, अब जो स्पर्म थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, पर जैसे ही जो है वो स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है। ठीक, इफ द स्पर्म काउंट रीचेस 20 मिलियन पर ml तो सर्टोली सेल सीज द रिलीज ऑफ इनहिबिन। तो फिर जैसे ही बहुत कम हो गया स्पर्म तो सर्टोली सेल्स इनहिबिन को रिलीज करना बंद कर देगी। जैसे ही इनहिबिन का रिलीज बंद होगा वैसे ही स्पर्म का जो है काउंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिन नहीं रिलीज हो रहा है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेगा, वो अपना काम करेगा और अल्टीमेटली स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट मिलेगा और स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज होगा। समझ गए आप, टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली सेल्स दोनों ही जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म में काम करेंगे। सर्टोली सेल्स जो है कब काम करेंगे, जब स्पर्म काउंट बहुत हाई हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बहुत हाई हो जाएगा तो वो खुद ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बंद कर देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी
बंद कर देगा। तो वाइस वर्सा इसी तरह इंक्रीज डिक्रीज से जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल किया जाएगा। ओके, तो फिर देखते हैं कॉमन डिसऑर्डर्स की मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन, और आपको टेस्टिकुलर कैंसर भी देखने को मिलता है, नो डाउट। ठीक है, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन जो है वो कब होता है? ये होता है जब देखिए जो टेस्टिस हैं उनके आसपास का टिश्यू जो है वो टेस्टिस के साथ अच्छी तरह से अटैच नहीं है। जब टेस्टिस के आसपास का टिश्यू टेस्टिस के साथ अच्छी तरह से अटैच नहीं होता है तो टेस्टिस एक ट्विस्ट बनाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। देखिए आपने पढ़ा है कि एब्डोमिनल कैविटी से जो है वो टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं, डिसेंड करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, और मतलब जो स्पेस होता है उसको वो कैनाल जो है वो क्या है? इंग्विल कैनाल। ये है इंग्विल कैनाल और ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, तो जब सही से जो है वो टेस्टिस के आसपास का टिश्यू उससे नहीं जुड़ा हुआ है तो ये ट्विस्ट बना देता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड, और पूरी की पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो ट्विस्टेड हो जाती है। जब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्विस्टेड हो जाती है तो सही से ब्लड जो है वो टेस्टिस में नहीं आ पाता है। जब ब्लड सही से नहीं आ पाया तो टेस्टिस में पेन होता है, स्वेलिंग होती है और एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। तो पढ़ लेंगे आप, टेस्टिकुलर टॉर्जन इज व्हेन टिश्यू अराउंड द टेस्टिस आर नॉट अटैच्ड वेल, मतलब टिश्यू जो है टेस्टिस के आसपास वो अच्छे से अटैच नहीं है। दिस कैन काउज, अब इससे क्या हो सकता है? टेस्टिस टू ट्विस्ट अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो टेस्टिस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड ट्विस्ट हो जाता है। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है, इट कट्स ऑफ द ब्लड फ्लो टू द टेस्टिकल, और इसकी वजह से टेस्टिस ट्विस्ट किया, पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो ट्विस्ट हो गई और ब्लड फ्लो जो है वो बंद हो जाता है टेस्टिकल्स में। इट कैन काउज पेन एंड स्वेलिंग एंड शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी। ठीक है, तो पेन होती है, स्वेलिंग होती है और उसको एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एन अनडिसेंडेड टेस्टिकल। अनडिसेंडेड टेस्टिकल इसको हम क्रिप्टोकाइडिज्म भी कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? टेस्टिकल्स जो है, जो आपके टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड नहीं हो पाते हैं स्क्रोटम में। तो इज अ सिचुएशन, एंड अनडिसेंडेड टेस्टिकल इज अ टेस्टिकल दैट hasn't moved into a proper position in scrotum before birth। हमने पढ़ा था कि 7th month में जो है वो टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं, कहाँ पे? स्क्रोटम में। तो जब ये टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हुए तो अनडिसेंडेड टेस्टिकल हम उसको बोलेंगे, और क्रिप्टोकाइडिज्म हम उसको टर्म दे रहे हैं। ओलिगोस्पर्मिया क्या हुआ? ओलिगोस्पर्मिया हुआ लो स्पर्म काउंट इन सीमेन, जो है हमने कहा बिल्कुल, हालांकि 35 मिलियन से लेस होता है तो हम मेल को स्टेराइल बोल देते हैं, लेकिन ओलिगोस्पर्मिया के केस में लेस देन 20 मिलियन पर ml आपको देखने को मिलेगा स्पर्म इन सीमेन। ओलिगो मतलब बहुत ही कम स्पर्म का काउंट होगा सीमेन में, और इस केस में आपको जो सीमेन है वो बहुत ही थोड़ा वाटरी सा नजर आएगा। इम्पोर्टेंस क्या होता है? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इरेक्ट नहीं हो पाता है पेनिस तो हम उसको बोलते हैं इम्पोटेंस। ओके, तो इनएबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन इन पेनिस टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोटेंस। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टेरिलिटी क्या हुआ? जब स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज ना कर पाए वो स्टेरिलिटी है। और स्पर्म देखिए लेस देन 35 मिलियन स्पर्म है अगर, तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऐसे मेल को स्टेराइल मेल कहा जाता है। स्टेरिलिटी, जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाए उसी को हम मेनली क्या कहेंगे? स्टेरिलिटी कहेंगे, क्योंकि बहुत कम अगर स्पर्म काउंट है उसका मतलब है कि बहुत सारे हेल्दी स्पर्म नहीं होंगे, और बहुत सारे हेल्दी स्पर्म नहीं है, हो सकता है उनमें है भी तो उनमें बिगेस्ट मोटिलिटी नहीं है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, ADAM, ठीक, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, इसको हम मेल मेनोपॉज भी कहते हैं। देखिए फीमेल में मेनोपॉज तब होता है जब उनका जो पीरियड है वो बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होने लगती है मेल में, जो कि बुढ़ापे के साथ होती है, तो उसको हम मेल मेनोपॉज करते हैं। हालांकि मेल में मेनोपॉज पूरी तरह से कभी अचीव नहीं होता है, मोस्टली वो उनमें स्पर्म जो है वो बंद ही रहते हैं। एमिशन और इजैकुलेशन में थोड़ा आप डिफरेंस जान लीजिए। एमिशन क्या होता है? सीमेन
पूरा जो यूरेथ्रा तक पहुंचेगा तो हम उसको एमिशन कहते हैं, लेकिन जब वो फोर्सिबली सीमेन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा उसको हम इजैकुलेशन कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सीमेन इनटू यूरेथ्रा इट इज एमिशन, इजैकुलेशन हो गया forcible expulsion of semen from urethra। तो that's all for today। I hope आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल था, आपको जानना जरूरी था। और जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं उनको होमवर्क अलग से दे दिया जाएगा, बच्चे बहुत सारे जो होमवर्क करते नहीं है, लेकिन और इसका टेस्ट ही जल्द ही होगा। तो पढ़िए, ध्यान रखिए और थैंक यू।